नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए जो एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर सामान्य ज्ञान की सीरीज चलाई जा रही है 50 क्वेश्चन की, उस सीरीज का आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें जो है इतिहास से हम टॉप 50 क्वेश्चंस को आज पढ़ेंगे और सिलेबस वाइज हम 50-50 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस जो है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर होमगार्ड के एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। तो जो भी साथी होमगार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़े और यहाँ पर होमगार्ड को लेकर निःशुल्क जो है तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर साथियों यह ध्यान दिया जा रहा है एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल के द्वारा में कि कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, क्योंकि आप जो देखते हैं और जो तरीका है जिस तरह से पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आपको 1 से 2 घंटे में जो है कि 20 से 25 क्वेश्चन की तैयारी हो पाती है। परंतु अगर आप एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में आपको जो है अच्छी तैयारी और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी आपको जो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी पूरी तरह से करवाई जाएगी। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल से जुड़ रहे हैं पहली बार, वो प्लीज़ एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। तो आइए आज देखेंगे इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो साथियों आइए जो है जो टॉपिक है आज का हमारा भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इससे हम जो है 50 प्रश्न को आपको यहाँ से हम जो है शुरू करेंगे और इसी तरह से 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज के माध्यम से पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनकी व्याख्या इनसे भी महत्वपूर्ण है, तो आप पहले प्रश्नों को देखिएगा फिर उनकी व्याख्या को भी ध्यान से सुनिएगा। आइए साथियों शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखेंगे कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो साथियों अगर इसे हम ट्रिक के माध्यम से अगर याद करने की कोशिश करें तो आपने हर जगह सुना होगा कि एच डी फिल्में आती हैं या हम कोई चीज़ कहते हैं कि हम HD में देख रहे हैं, तो हड़प्पा और डी से दयाराम साहनी। तो हड़प्पा जो है इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किस वर्ष में किया था? 1921 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि समताता। यानी कि यहाँ पर पूरा जो है व्याख्या देखेंगे कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य समताता रियासत के से असम राज्य यानी कि देवका और कामरूप, नेपाल देश, नेपाला और उत्तराखंड कर्त्रिपुरा रियासतों से संबंधित थे। समुद्रगुप्त का जो शासन है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था और गुप्त राजवंश के चौथे शासक और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी, यानी कि कालिदास जी के जो नाटक हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। और फिर पूरा व्याख्या हम देखेंगे। साथियों आपसे उम्मीद की जाती है कि आप व्याख्या को पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसे तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्याख्या से भी कई सारे प्रश्न जो है यहाँ पर आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। कालिदास चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी के महान कवि और नाटककार थे, जिन्होंने अपने नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा है और इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, यानी कि नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य जो है इनके रघुवंशम और कुमार संभवम तथा खंड काव्य जो है मेघदूतम और ऋतु संहार हैं। तो कालिदास से इतने महत्वपूर्ण फैक्ट को आपने देखा और आप इनको तैयार करेंगे ऐसा उम्मीद की जाती है। किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी, यानी कि गुप्त काल को कहा जाता है। व्याख्या से क्लियर होगा, यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल यानी 240 से 550 ईस्वी को भारत का स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की।
तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त तथा अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त थे। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जिसने शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प जो है, यहाँ पर इस जो प्रश्न है इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पर हम पूरा व्याख्या इसका देखेंगे कि इत्सिंग एक चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण पर 671 ईस्वी में आया था और इसने 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन भी किया है। इसकी पुस्तक जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं में समकालीन भारत के लोगों के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और इस प्रश्न में उपयुक्त विकल्प न होने की वजह से इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। तो आपने इत्सिंग के बारे में निम्न जानकारी जो है आपने इकट्ठा कर लिया। 2009 में उत्तर प्रदेश के किस जगह पर सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में स्थित है। वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी मेरठ जनपद में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। आलमगीरपुर मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग है वह आलमगीरपुर है। इसी तरह उत्तरी सीमा देखा जाए तो यह मांडा जम्मू कश्मीर में और पश्चिमी सीमा देखा जाए तो यह सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में और दक्षिणी सीमा जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चौखंडी स्तूप। व्याख्या देखेंगे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे और चौखंडी स्तूप एवं धमेक स्तूप सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यह सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह विकल्प सी यानी कि विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। व्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है और यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। साथियों, हम यहाँ पर होमगार्ड के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं, व्याख्या सहित देख रहे हैं। तो जो भी साथी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं वह जो है निःशुल्क एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप जो है थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं से भी आप करें, आप अपनी तैयारी करें, परंतु साथियों जब तक आप जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी नहीं करेंगे तब तक जो है आपकी तैयारी संपूर्ण नहीं होगी। तो प्रैक्टिस सेट से तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा माध्यम है कि आप एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर कम समय पर क्वेश्चंस के माध्यम से ज़्यादा तैयारी जो है और ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पर करवाई जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध कृति जो है तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अभिनव गुप्त। प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त हैं और यह कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने शिराद्वैत, वेदांत, तंत्र और काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कौटिल्य ने। कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में 7 घटक होते हैं, यानी कि स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद यानी कि भूमि, दुर्ग माने किला, कोष माने खजाना, दंड माने सेना और मित्र माने सहयोगी। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था इसी सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिका लिखी गई है। मृच्छकटिका नाटक को शूद्रक ने लिखा था और यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध कृति है और इसमें प्रेम, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक विषयों को दर्शाया गया है। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो है संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और एक जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है?
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ, संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तारित लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। भरत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। तो साथियों, डायरेक्ट यह प्रश्न पूछा जाता है कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी, तो भरत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बौद्ध संघ के नियम से विनय पिटक जो है संबंधित है। यानी कि विनय पिटक जो है बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित है। इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है तथा नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है और यह पुस्तक जो है पाली भाषा में लिखी गई है। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चरक संहिता। यानी कि आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है और चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद के प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचार के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि समानता से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। वेद मानव अधिकारों की निम्नलिखित बातों पर बल देते हैं, यानी कि समानता, न्याय, स्वतंत्रता, शांति और करुणा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कांचीपुरम में। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी। तो यह एक फैक्ट है जिसे आपको याद करना है कि पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। मदुरई पांड्य राजवंश की, तंजावुर चोल राजवंश एवं मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थीं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी जो है प्रभावती गुप्त थी। प्रभावती गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी तथा स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया और इस प्रशस्ति से ही गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचनाएं हुई, जिनमें कालिदास के ऋतुसंहार, मेघदूतम तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुषाण राजवंश से संबंधित मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं और कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कैटफेसिस था। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजल कैटफेसिस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरस्पुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह 16 महाजनपद थे। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कुल 16 महाजनपद थे। उसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्याख्या में कितने महत्वपूर्ण फैक्ट लिखे गए हैं जिनसे जो है प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में किया गया है। और सबसे प्रमुख बात है कि इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद थे, जिसमें पहला कुरु, पांचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी जो है उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे।
निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि होली को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है और यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 5। व्याख्या देखेंगे। इस्लाम का पालन करने वाला लोगों द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तौहीद, कलमा पढ़ना, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने 570 से 632 ईस्वी ने की थी और 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की और यहीं से इस्लामी समौत का प्रारंभ माना जाता है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ जो है कुरान शरीफ है तथा इनके उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 1853 में। साथियों, इन प्रश्नों को आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे गए हैं और उनसे महत्वपूर्ण जो है उनकी व्याख्या दी गई है। तो साथियों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितनी भी बातें आपको फैक्ट्स के माध्यम से बताई जा रही हैं आप एक नोट्स बनाकर भी उन्हें को आप नोट कर सकते हैं ताकि एग्जाम के अंतिम दिनों में आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में वर्ष 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर विकल्प सी यानी कि मोहनजोदाड़ो से। तो आप यह देख सकते हैं, आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि डांसिंग गर्ल को कौन देखेगा? मोहन देखेगा। तो इस तरह से डांसिंग गर्ल की जो प्रतिमा है वह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त की गई थी। व्याख्या देखेंगे कि नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी और हड़प्पा से एक पुरुष नर्तकी की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है जो कला की दृष्टि से काफी उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति थी और इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना यानी कि कास्टिंग और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और कौन सा और अगला महाकाव्य है? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर है विकल्प बी यानी कि महाभारत। व्याख्या देखेंगे कि रामायण और महाभारत दो महाकाव्य जो मानवता को भारत के दो सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान है। रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 24,000 श्लोकों और 7 खंडों में लिखा गया है। इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है और महाभारत में मूलतः 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था और वर्तमान में इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, इसलिए इसे सतसाहसी संहिता कहा गया है और इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। तो साथियों, व्याख्या को आप जो है कि इग्नोर मत कीजिएगा, आप व्याख्या को पूरा सुनिएगा क्योंकि व्याख्या से कई सारे प्रश्न जो है आपको फैक्ट के रूप में तैयार हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय के जो शासक से संबंधित है। तो प्रश्न का मतलब है कि भीतरी स्तंभ जो है शिलालेख गुप्त साम्राज्य के किस शासक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर स्कंदगुप्त है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है और इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था और स्तंभ के सिर पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्धों का विवरण भी मिलता है। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था, तो यह किसका पुत्र था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि पुष्यमित्र का पुत्र था। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालवा देश की राजकुमारी मालविका है और यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है और यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है।
साथियों इस तरह से हम यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न देखेंगे। डेली जो है प्रैक्टिस सेट आपको चलाया जाएगा और पूरे 50 प्रश्नों से हम यह पूरी श्रृंखला कंप्लीट करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग कम से कम यहाँ पर 2500 से 3000 प्रश्न हम देखेंगे और साथियों 2500-3000 प्रश्न देखेंगे और उनकी व्याख्या भी इस तरह से हम देखेंगे। तो हमारा जो है एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वह कवर हो जाएगा। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होमगार्ड में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को अगर हम इतना प्रश्नों को व्याख्या सहित कर लेते हैं तो ज़रूर हम सभी हल कर पा रहे होंगे। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जो भी साथी ये होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए और वो लोग निःशुल्क और जो है एक ऑथेंटिक प्रिपरेशन एग्जाम फर्स्ट चैनल के माध्यम से कर सकें। साथियों पढ़ाने का कई तरीका होता है। एक बार बोर्ड पर जो पढ़ाया जाता है पर वहाँ पर जो फैक्ट्स बताए जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी समय लगता है और वह यहाँ पर आपको अपने समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है ताकि आप कम समय में एक आपके पास एक अच्छा प्रश्नों का संकलन हो जाए। तो उसके लिए यह फॉर्मेट सबसे उचित फॉर्मेट होता है क्योंकि हम प्रश्न को देखते हैं, कुछ देर अपने मन में सोचते हैं, उसके बाद उत्तर बोला जाता है, उत्तर मिलाते हैं और अगर यदि हमारा उत्तर गलत होता है तो हम व्याख्या को पढ़ते हैं, समझते हैं तो वह प्रश्न वहीं पर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से साथियों आप जो है 50 प्रश्नों वाली सीरीज की यह श्रृंखला आप जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों विकल्प डी यानी कि कपिल ऋषि को। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि यहाँ जो है उच्च वर्ग के लोग बसते थे, उसे गढ़ी के रूप में जाना जाता था। अब साथियों यहाँ पर व्याख्या देखेंगे तो पूरा प्रश्न यहीं पर तैयार हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता की बसावट ज़्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था और दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था और नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो व्रीहि जो है वह चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। अब व्याख्या देखेंगे कि वैदिक काल में व्रीहि जो है धान के लिए प्रयोग किया जाता था, यव जो है जौ के लिए, माड़ जो है उड़द के लिए और मुद्दक जो है मूंग के लिए और गोधुम जो है गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो इन फैक्ट से आप अपनी तैयारी मजबूत करेंगे क्योंकि जौ को यव कहा जाता था, उड़द को माड़, मुद्दक को मूंग और गोधुम गेहूं के लिए प्रयोग में किया जाता था और यह यजुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो इस प्रश्न का साथियों सही उत्तर जो है वह विकल्प ए यानी कि कपिल वस्तु। व्याख्या देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था। पहला फैक्ट, इनके पिता सुदोधन शाक्य कुल के मुखिया थे। दूसरा फैक्ट, इनकी माता महामाया कोलीय वंशीय थी। तो साथियों ये सभी फैक्ट जो हैं सभी प्रश्न बनकर आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इनका लालन पालन भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था यानी कि इनकी मौसी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए थे। सोम जो है ऋग्वैदिक युग के नर देवता किस चीज के देवता थे? तो इस प्रश्नों का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि पौधों के देवता थे। अब व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तक प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे लेकिन ऋग्वेद की रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पूष देवता, मारुत को आदि तूफान का देवता और विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता तथा धौ को आकाश का देवता सबसे प्राचीन और रुद्र को संहारक देवता के रूप में जाना जाता था। अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सोलंकी राजवंश का।
फैक्ट और देखेंगे कि अनिलवाड़ जो है सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। और यहाँ पर अन्य जो राजवंश है उनकी राजधानी हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट की जो राजधानी मान्यखेत है, मित्राका जो है इसकी राजधानी बल्लभी, और पाल की मुंगेर, और सोलंकी की अनिलवाड़ जो है यह राजधानी थी। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह विकल्प सी यानी कि कन्नौज। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह सरोवर जो है गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। साथियों अगर आपको एग्जाम फर्स्ट का यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो साथियों प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे ज़रूर से कमेंट या अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और साथियों प्लीज़ जो है थोड़ा सा वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, तो आपको और भी उम्दा कंटेंट जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और थोड़ा सा हमको भी एहसास होगा कि आप जो है हमारे प्रयास को सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि महागोविंद ने। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था, और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज यानी राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि मुजीरिस जो है केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है। और प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि भगवान ब्रह्मा साक्षात ने। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी पर स्थित है, और दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। और ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो साथियों जिन लोगों ने भी दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया होगा तो वो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना पुण्य का काम किया है। और अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मौर्य राज्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सी यानी कि बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा, और वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किस जगह की राजधानी थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि अयोध्या जो है कौशल की राजधानी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या जो है कौशल जनपद की राजधानी थी। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह साथियों विकल्प सी यानी कि बिंदुसार। साथियों यह जो प्रश्न है आप होमगार्ड परीक्षा के अलावा आप एसएससी जीडी या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आप देख सकते हैं और यह सभी के लिए जो है लाभकारी सिद्ध होगा। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे और बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व, कुछ तथ्यों के अनुसार 268 ईसा पूर्व में हुई थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई और वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं। अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट से 600 बीसी के मध्य मानते हैं। इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी और वेदांग सूत्रों की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि महर्षि वाल्मीकि जी को। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है
और इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य जो है रामायण की रचना की है, और जबकि तोल्काप्पियार द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोल्काप्पियम की रचना की थी, और वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पाटलिपुत्र में। व्याख्या देखेंगे कि सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी, और प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन आजाद शत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी तथा अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो आपने देख लिया कि फैक्ट में पूरा आपको चारों जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं उनके बारे में, कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी और कौन अध्यक्ष था, सबके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें साथियों याद हो जाएंगी। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह चाणक्य का ही नाम है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य जो है किसका नाम था, तो यह चाणक्य का नाम था, और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी जिसका संबंध राजनीति से है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसका संबंध किससे है? तो इस अर्थशास्त्र का संबंध जो है राजनीति से है। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गाजीपुर जिले में। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि आजाद शत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटली ग्राम पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की। कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न देखेंगे कि वह इतावली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है? तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी निकोलो कॉन्टी। इतालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है, और यह इतावली यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम यानी कि 1406 से 22 के शासनकाल में भारत आया था। तो साथियों इस जो है हमारा इस सीरीज में हम पूरे 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो साथियों आज हम 50 क्वेश्चन पूरा करेंगे और यह 50वां क्वेश्चन होगा। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कन्नौज। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी पूर्व से भूति वंश का प्रतापी शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया। पश्चिमी भारत में बल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनफांग 629 से 642 ईस्वी भारत आया था, और हर्ष चरित्र का लेखक वाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था, और हर्ष ने स्वयं जो है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो साथियों आज हमने इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी तरह साथियों आप एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको 50-50 क्वेश्चन की सीरीज के माध्यम से पूरा जो है कि सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन साथियों से आग्रह है कि चैनल को शेयर करें और अपने मित्रों के बीच इस चैनल को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।